आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने की थी और रेडियो एक्टिविटी की खोज बाय चांस हुई थी। हेनरी बैकरल यूरेनियम की स्टडी कर रहे थे, यूरेनियम के कंपाउंड की स्टडी कर रहे थे। स्टडी करने के बाद उन्होंने यूरेनियम के सैंपल को एक अलमीरा में रख दिया। उसी अलमीरा में फोटोग्राफिक फिल्म भी रखी हुई थी। फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती थी, जो कैमरे का रोल, जो पुराने कैमरे होते थे, मैनुअल कैमरे होते थे, उसमें एक रोल लगता था। वो रोल, उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश होती थी और जब लाइट रेज उस सिल्वर ब्रोमाइड पर पड़ती थी तो जितने पोर्शन पर सिल्वर ब्रोमाइड पर पड़ती थी उतना सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो जाता था, नॉन रिएक्टिव हो जाता था, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन आ जाता था। यानी कि वो जो सिल्वर ब्रोमाइड था वो लाइट के लिए सेंसिटिव था। तो अभी हेनरी बैकरल ने क्या किया कि यूरेनियम को उसी फोटोग्राफिक फिल्म के पास रख दिया। और फोटोग्राफिक फिल्म क्या थी, ब्लैक बॉक्स में बंद होती थी। ब्लैक बॉक्स से लाइट रेज क्रॉस नहीं हो सकती हैं, इसलिए ब्लैक बॉक्स में बंद जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो सेफ होती है। फोटोग्राफिक फिल्म पर लगा हुआ सिल्वर ब्रोमाइड तभी नॉन रिएक्टिव होगा जब उस पर लाइट रेज पड़ेगी। तो अभी ब्लैक बॉक्स में लाइट रेज तो क्रॉस नहीं कर सकती हैं, लेकिन हेनरी बैकरल ने जब यूरेनियम को रख दिया तो कुछ दिन बाद बैकरल ने उस फोटोग्राफिक फिल्म को यूज करने के लिए जब निकाला तो देखा कि वो खराब हो चुका था। अभी इसका रीजन पता किया। ब्लैक बॉक्स में बंद फोटोग्राफिक फिल्म अपने आप खराब नहीं हो सकती है। जब उसका उन्होंने रीजन पता किया तो रीजन ये निकला कि भाई जैसे लाइट रेज होती है उसी प्रॉपर्टी की तरह यूरेनियम से भी रेज निकल रही हैं, लेकिन उन रेज में और लाइट रेज में क्या डिफरेंस है कि लाइट रेज ब्लैक बॉक्स को क्रॉस नहीं कर सकती है, बट यूरेनियम से निकलने वाली रेज ब्लैक बॉक्स को क्रॉस कर सकती है। इसीलिए उन रेज ने यूरेनियम के इफेक्ट से, यूरेनियम से निकलने वाली रेज ने फोटोग्राफिक फिल्म पर अपना इफेक्ट डाला था। अभी जब उन्होंने पता किया कि यूरेनियम की तरह कुछ और कंपाउंड है क्या, तब उन्हें पता चला कि बहुत सारे नेचर में ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जिन कंपाउंड से उसी तरह की रेज निकलती जैसे यूरेनियम से निकलती है। ऐसे सारे कंपाउंड्स को उन्होंने कॉमन रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स कहा और इन रेज को रेडियोएक्टिव रेज कहा। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेडियोएक्टिविटी। किसी भी कंपाउंड से, एलिमेंट से लाइट की तरह रेज निकलने के फिनोमिना को रेडियोएक्टिव कहा। इसके बाद हेनरी बैकरल कुछ नहीं बता पाए। फिर रदरफोर्ड ने रेडियोएक्टिव रेज की स्टडी की और उन्होंने रेडियोएक्टिव रेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक मोटे से ग्लास के इस तरह से चैम्बर में यूरेनियम या कोई रेडियोएक्टिव कंपाउंड ले लिया। ये मोटा ग्लास चैम्बर है, मोटा इसलिए लिया ताकि रेज इधर ना क्रॉस हो पाए। तो यहाँ पर एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया और इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेज को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। उन्होंने देखा कि कुछ रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट हो रही हैं और कुछ रेज नेगेटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट हो रही हैं और कुछ रेज सीधे निकल जा रही हैं। जो रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट हो रही थी, इन रेज को उन्होंने बीटा रेज कहा। ये क्या है, बीटा रेज है। और जो नेगेटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट हो रही थी ये अल्फा रेज है। और जो सीधे निकल रही थी उनको उन्होंने गामा रेज कहा।
जब इन रेस की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि भाई बीटा रेस क्या है, बीटा रेस है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो अल्फा रेस थी ये क्या था, हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस। और जो गामा रेस थी ये थे लाइट फोटॉन, लाइट फोटॉन्स थी। ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कहा था भाई 3 टाइप्स की रेस है, एक रेस जो पॉजिटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट हो रही है, इसका मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और जो पॉजिटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट हो रही थी उसको उन्होंने बीटा रेस कहा। बाद में पता चला फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। और जो नेगेटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट हो रही थी इनको अल्फा रेस कहा, और ये बाद में पता पड़ चला हीलियम न्यूक्लियस है। और कुछ रेस सीधे निकल जा रही थी, जो सीधे निकल रही थी उसको उन्होंने गामा रेस कहा। जब इनकी डिटेल स्टडी की तो जरा हम लोग इनकी रिलेटिव स्टडी देख लेते हैं, रिलेटिव प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा की रिलेटिव प्रॉपर्टीज क्या। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। अल्फा बीटा एंड गामा रेस, इसकी जरा हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए हम लोग एक कॉलम बनाएंगे प्रॉपर्टीज का, इसमें हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज। दूसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे अल्फा रेस। बीटा रेस, गामा रेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मास। मास इस पर अल्फा रेस पर +2 यूनिट का मास होता है, 2 यूनिट का मास होता है। बीटा रेस पर मास होता है 4 यूनिट का मास। और फर्स्ट प्रॉपर्टी है मास, 4 यूनिट मास होता है। बीटा रेस का मास होता है अप्रोक्सीमेट 0। ये अप्रोक्सीमेट 0 होता है। और ये क्या होता है, एग्जैक्टली 0 होता है, 0 मास। इस पर चार्ज देखा, चार्ज देखिए, चार्ज अल्फा रेस पर +2 यूनिट का चार्ज होता है, बीटा रेस पर -1 यूनिट का चार्ज, और गामा रेस पर 0 चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है सिंबल। अल्फा रेस का सिंबल है α24, और हम लोग इसको लिखते हैं He24। बीटा रेस का सिंबल है बीटा -10, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, -10। और इसका सिंबल होता है, ये फोटॉन होता है, Hν से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या था, ये हीलियम न्यूक्लियस था, हीलियम न्यूक्लियस। और ये थे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और ये थे फोटॉन्स। अगर हम लोग देखें तो एनर्जी, इसकी एनर्जी लीस्ट होती है,
इन तीनों में सबसे कम मोर देन अल्फा, मोर देन अल्फा, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसकी होती है, हाईएस्ट। अगर हम लोग मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम सबसे ज्यादा मैक्सिमम मोमेंटम अल्फा का होता है, मैक्सिमम। बीटा का मोमेंटम लेस देन अल्फा होता है, इसका मोमेंटम लेस देन अल्फा। इसका मोमेंटम लीस्ट होता है, सबसे कम। अगर हम लोग पेनिट्रेशन पावर की बात करेंगे, पावर, अल्फा की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होगी, इसकी लीस्ट होगी, इसकी होगी मोर देन अल्फा, और इसकी मैक्सिमम होगी। ऐसे और भी प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे तो अल्फा रेस की वेलोसिटी 1/100 वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, और बीटा रेस की वेलोसिटी 1/10 वेलोसिटी ऑफ लाइट, और गामा की एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका हमने कंपैरिजन किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे प्रोडक्शन होता है अल्फा, बीटा और गामा रेस का। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। एटम का जो वॉल्यूम होता है उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम 1/1 लैख पार्ट होता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is equal to 1/10⁵ वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये होता है। अभी छोटे से वॉल्यूम में सपोज अगर हम सोडियम की बात करें, Na1123, ये क्या है? मास नंबर है, इट इज मास नंबर, और ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन, और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें जो न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते वो प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है। छोटे से वॉल्यूम में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी? अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर की रेंज की होती है। इतने कम रेडियस में पॉजिटिव प्रोटॉन होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस, रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन इज वेरी हाई। फिर भी छोटे से वॉल्यूम में प्रोटॉन इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि यहां पर एक बाइंडिंग एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना? तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, protons exist
in very small volume. A small volume. These protons are stable due to binding energy. These protons are stable. Protons are stable due to binding energy. Due to binding energy. ये बाइंडिंग एनर्जी की वजह से स्टेबल है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो न्यूक्लियस का मास होता है वो न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियॉन्स के मास से क्या होता है, कम होता है। तो हम लोग जरा बाइंडिंग एनर्जी देख लेते हैं क्या होगा। बाइंडिंग एनर्जी mass of nucleus is less than mass of nucleons. न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस का मास होता है वो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनसे कम होता है। अभी ये जो मास में कमी है, होता क्या है, जो रिपल्सन और अट्रैक्शन है वो बेसिकली इंटरनल एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। अगर कहीं पर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का कोई मतलब नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर दो लोग दुश्मन हैं, जानी दुश्मन हैं, और उन लोगों को आप बहुत ज्यादा वर्क करा के बिल्कुल थका देते हैं, एकदम से इतने थका देते हैं कि वो खड़े भी नहीं हो सकते हैं। उस कंडीशन में अगर दोनों दुश्मन एक ही रूम में प्रेजेंट होंगे तो जब खड़े ही नहीं हो सकते हैं तो रिपल्सन कैसे करेंगे? लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो खड़े ही नहीं हो सकते, उनकी इंटरनल एनर्जी कम है। और वहीं पर दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों अगर दुश्मन हेल्दी है और एनर्जेटिक है, तब उनको एक कमरे में रख दिया जाए तो उनका रिपल्सन बिल्कुल पीक पर होगा और वो आपस में लड़ जाएंगे। तो यहाँ पर रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों इंटरनल एनर्जी का इफेक्ट है। अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो रिपल्सन और अट्रैक्शन का इफेक्ट भी कम होगा। यहाँ पर हम एक बात कर सकते हैं, अगर दोनों दुश्मन को हम डेड करके एक कमरे में डाल दें तो उनका रिपल्सन बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उनकी दुश्मनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वही काम यहाँ न्यूक्लियस में भी हुआ है। जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ होगा उस समय न्यूक्लियॉन्स का कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में यूनिवर्स में चला गया होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियॉन्स की इंटरनल एनर्जी कम हो गई होगी। और जब इंटरनल एनर्जी कम हो गई होगी तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का रिपल्सन या किसी दूसरे टाइप का अट्रैक्शन सब खत्म हो गया होगा, सारे फोर्सेस ओवरकम हो गए होंगे। तो मास के फॉर्म में जो डिफेक्ट होता है एनर्जी का, या ये हम कहें कि न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट होता है जो कि यूनिवर्स में एनर्जी के फॉर्म में जाता है, उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी देखिए क्या होगा कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जैसे अगर हम सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं Na1123, तो यहां पर क्या है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है।
तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कुछ मास डिफेक्ट, इस न्यूक्लियस का मास 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन से कुछ कम होगा, और जो मास में कमी हुई होगी डेल्टा एम मास, क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में यूनिवर्स में चला गया होगा, ये होगा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, इसका मास कम हो गया होगा, और ये डेल्टा एम कितना होगा, डेल्टा एम होगा मास ऑफ न्यूक्लियस 11 प्रोटॉन का मास प्लस 12 न्यूट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ सोडियम न्यूक्लियस। ये जो मास डिफेक्ट होगा ये एनर्जी के फॉर्म में यूनिवर्स में चला गया होगा, और मास के इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, बिकॉज यही एनर्जी इन प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को स्मॉल वॉल्यूम में बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहां पर सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा एम शुड बी मेजर्ड इन केजी, केजी में होना चाहिए, ठीक है ना। ये वेल नोन आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है, इससे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन जो मास होता है न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियस का मास वो केजी में ना होके एएमयू में होता है, एटॉमिक मास यूनिट में होता है। तो अगर यहां पर डेल्टा एम एएमयू में होगा तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी 931 डेल्टा एम, ये यूनिट होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर डेल्टा एम किसमें है, ये है एएमयू में, और मेगा इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा भाई, 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए अगर बाइंडिंग एनर्जी सफिशिएंट है तो क्या होगा, न्यूक्लियस हमारा स्टेबल होगा, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी अगर सफिशिएंट नहीं है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, और रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस की फिनोमिना है। तो जरा हम लोग देख लेते हैं कि कब न्यूक्लियस स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। देखिए अगर बाइंडिंग एनर्जी सफिशिएंट है तो न्यूक्लियस हमारा स्टेबल होगा, और अगर सफिशिएंट नहीं है तो अनस्टेबल होगा। अब कैसे पता पड़ेगा सफिशिएंट है या नहीं है, तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी को हम न्यूक्लियन से रिलेट करते हैं। स्टेबल न्यूक्लियस में क्या होगा, स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस में होगा न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो लेस देन 1.5। अगर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से कम है तो स्टेबल न्यूक्लियस होगा, और अनस्टेबल न्यूक्लियस के लिए, अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1.5 होगा। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो 1.5 से बड़ा होगा तो क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल न्यूक्लियस मतलब रेडियो एक्टिव फिनोमिना शो होगी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा। यहां पर इक्वालिटी की कोई बात नहीं है, यहां पर 1.51 तक 0
5 तक जो है ये क्या होता है, स्टेबल न्यूक्लियस होता है। और ये बात हमें कहां से पता पड़ी, ये प्रैक्टिकल से पता पड़ी है, एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल यूरेनियम 238, इसका हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। यूरेनियम 238 में देखिए प्रोटॉन हमारा क्या होगा 92 और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होगा 238। तो यहां पर हम लोग देखेंगे 92 प्लस n इज इक्वल टू 238। यहां पर n कितना आ जाएगा 238 माइनस 92, ये आ जाएगा 146 आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर जब हम लोग न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो निकालेंगे 146 अपॉन 92, तो ये रेशियो लगभग 1.56 या 58 आएगा। देख लीजिएगा ये 1.58 से के आसपास आएगा। तो ये क्या है 1.5 से बड़ा है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव होगा। 10 यूरेनियम 238 92 इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, अब देखिए इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। जब न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का लॉस होता है तो अल्फा रेज निकलती हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का लॉस होगा तो फिर क्या निकलेगा, अल्फा रेज निकलेंगी 2 4, और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी H न्यू। ये है अल्फा रेज और ये है गामा रेज। अगर एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोटॉन में तो एक बीटा रेज निकलेगा -10 प्लस एनर्जी निकलेगी। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो बीटा रेज, और ये एनर्जी गामा रे के फॉर्म में निकलेगी। इसका मतलब कि एक टाइम में या तो अल्फा और गामा निकलेगा या फिर बीटा और गामा निकलेगा। और जब अल्फा रे निकलती है तो मास नंबर में 4 की कमी आएगी। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से कम हो गए, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब एक अल्फा रे निकलेगी तो न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कमी हो जाएगी, मास नंबर में 4 की कमी होगी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से होता है। ठीक है, मतलब on emission of alpha particle, on emission of one alpha ray, atomic number decreases by 2 units and mass number decreases by
decreases by 4 unit। जब कभी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से 2 यूनिट से डिक्रीज होगा और मास नंबर 4 यूनिट से डिक्रीज होगा। क्यों? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे और मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन कम होंगे। और जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो बीटा पार्टिकल में क्या होगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन कम हुआ, प्रोटॉन बढ़ गया, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया और एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ गया, प्रोटॉन 1 बढ़ गया। तो ऑन इमिशन ऑफ बीटा रे atomic number increases by 1 unit and mass number does not change. On emission of one beta ray, atomic number increases by 1 unit, but mass number does not change. ठीक है ना? एटॉमिक नंबर तो आपका 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, मास नंबर चेंज नहीं होगा। और गामा रेज अल्फा निकलेगा तो भी गामा निकलेगा और बीटा निकलेगा तो भी गामा निकलेगा। गामा तो एनर्जी का फोटोन है। एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है और प्रोडक्ट का मास कम होता है, तो थोड़ा सा इसमें जो मास डिफेक्ट हुआ है वो क्या है, एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है। इस तरह से अल्फा और बीटा रेज, गामा रेज इमिट होती हैं। अब देखिए, जब अल्फा रे इमिट होगी तो जो नया एलिमेंट होगा उसमें मास नंबर की 4 की कमी हो जाएगी, एटॉमिक नंबर की 2 की कमी हो जाएगी। तो जब 2 की कमी होगी तो आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जब 2 की कमी होगी तो जो डॉटर एलिमेंट होगा वो पेरेंट एलिमेंट के ग्रुप से 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा ना। सिमिलरली जब बीटा रेज निकलेगी तो 1 एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो डॉटर एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट के ग्रुप से 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में। तो यहां पर क्या है कि जब एक बीटा रे निकलेगी तो बीटा रे निकलने से क्या होगा, जो डॉटर एलिमेंट है वो पेरेंट एलिमेंट से 1 यूनिट राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में, और जब अल्फा रे निकलेगी तो डॉटर एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट से 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है तो ना तो लेफ्ट शिफ्टिंग होगी ना राइट शिफ्टिंग होगी, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज में क्या है कि 6 पीरियड और थर्ड ग्रुप में 15 एलिमेंट रखे हैं, लेंथेनियम से लेके 57 से लेके 71 तक। इसी तरह से एक्टिनाइड सीरीज में क्या है, 7th पीरियड और थर्ड ग्रुप में 15 एलिमेंट है, एक्टिनियम से लेके 103 तक। तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर इस रेंज में मान लीजिए कोई सपोज यहां पर कोई है 96 और उससे अल्फा पार्टिकल निकल गया, एटॉमिक नंबर 96 है, तो फिर क्या होगा, 2 कम हो जाएगा, 94 हो जाएगा। 96 भी एक्टिनाइड में है, एक्टिनाइड सीरीज में, और 94 भी एक्टिनाइड सीरीज में, तो यहां पर ग्रुप चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यूरेनियम 238 92 से ये चेंज हो रहा है
लेड Pb20682 में आपको बताने हैं कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल इमिट होंगे। तो इस तरह से जब कोई रेडियो एक्टिव इमिशन से फाइनल आपको कंपाउंड दिया हो कि भाई यूरेनियम 23892 से लेड 20682 बन रहा है, तो बताइए कितने अल्फा और कितने बीटा निकलेंगे। तो आप मान लेंगे कि भैया यूरेनियम 23892 है, इससे फाइनल कंपाउंड आपको लेड 20682 मिल रहा है। इससे मान लिया कि x अल्फा निकल रहा है, अल्फा He24 और y बीटा निकल रहा है, प्लस y बीटा कितना -10 ये निकल रहा। अब मास नंबर कंजर्व रहेगा, एक मास नंबर से आप इक्वेशन बना लेंगे 238, ये तो लेफ्ट में है, इधर 206 प्लस 4x प्लस 0, तो यहां से क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 8, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने हो गए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 8 हो गए। अब एक हम लोग एटॉमिक नंबर के कंजर्वेशन से बना लेंगे, 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2x माइनस y, x की वैल्यू रख देंगे, इधर आएगा 10 हो जाएगा, 2 इंटू x 8 है माइनस y इज इक्वल टू 16 माइनस 10 मतलब 6। तो यहां पर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स ये हो गए 6। इस तरह से हम लोग अल्फा बीटा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव एक्सप्रेशन की। ओके, थैंक यू बेटा।